स्पीति घाटी, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच का वो हिस्सा जहां आपको ना तो हरियाली दिखेगी और ना ही ज्यादा पेड़ पौधे। यहाँ आपको मिलेंगे बड़ी बड़ी चट्टानों और सूखी मिट्टी वाले पहाड़। पर इस घाटी में एक घाटी ऐसी भी है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। ये है पिन वैली, जो रेगिस्तान के बीच में बसे किसी ओएसिस की तरह है। I'm standing at the terrace of this homestay and right in front of me is beautiful ice-capped mountains. I guess that is the Pin Pass. अब मैं हनी रावत और मेरे दो दोस्त विकास और पंपी आज निकले हैं पिन वैली की ओर, जहां हम देखेंगे यहाँ के बदलते हुए लैंडस्केप्स और यहाँ बसे मुद विलेज की जिंदगी। अभी सब कुछ हमारी लाइफ में एकदम परफेक्ट चल रहा है, बस एक दिक्कत है, विकास की तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप हमारी इस जर्नी को फॉलो कर रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि इस वक्त हम हैं धनकर में, जहां हमने एक्सप्लोर किया हजारों साल पुराना धनकर गांव, जो एक समय तक स्पीति की राजधानी हुआ करता था। इसके अलावा हम गए पॉपुलर धनकर मोनेस्ट्री में, जिसे देखकर हमें तिब्बतियन कल्चर के बारे में कई चीजें पता चली। फिलहाल विकास की तबीयत नींद ना पूरी होने की वजह से बिगड़ने लगी है और अब हम धनकर को अलविदा कहकर जा रहे हैं पिन वैली में, जहां हमारी आज रात की मंजिल है मुद विलेज। वहाँ से हम जब नीचे आए, विकास यादव वाज लाइक वो सोया नहीं था रात भर, तो हमने कहा भाई तू सो जा पीछे, हम चलते हैं आगे। वहाँ से हमने चालू करा पिन वैली का रास्ता। भाई साहब, पिन वैली के हर जगह एक दरवाजे लगे हुए हैं और वहाँ पर लिखा गया है कि वेलकम टू पिन वैली, और वो आर्किटेक्चर इतना प्यारा है ना, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोगों ने मेहनत छोटी छोटी चीज़ों पे भी करी गई है। पिन वैली में एंटर करते के साथ ही लैंडस्केप टोटल चेंज। अब लग रहा है भाई किसी नेशनल पार्क के अंदर एंटर किया है। ये वैली भाई डिफरेंट है, वेजिटेशन आ गई, हरी भरी वैली आ गई, इतनी खूबसूरत वैली आ गई है ना आंखों के आगे। मुझे लगता है जो अपने फर्स्ट लाइन में लिया कि धनकर लेक की जगह चलो पिन वैली भी एक्सप्लोर करते हैं, मुझे लगता है ये हमारा बेस्ट फैसला था भाई आज का। पिन वैली काफ़ी अच्छी थी, जो व्यूज़ थे ना उसके जाते वक्त बहुत अमेजिंग व्यूज़ थे। पहले मैं तो सो रहा था पर मेरे को इन्होंने उठा दिया था थोड़ी देर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे भी। जब मैं थोड़ी देर में उठा और उसके बाद मैंने देखे तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अच्छे थे, क्योंकि बहुत अमेजिंग व्यूज़ आ रहे थे। दो खबर अच्छी है हमारे पास। एक तो है कि भाई विकास इज फीलिंग बेटर नाउ, अब ठीक है, और दूसरी ये है कि हम ऑलमोस्ट मुद विलेज पहुंच गए और नाम मड नहीं है, मुद है। मुद हरा भरा और बर्फीले पहाड़ हमारे बिल्कुल आंखों के सामने है, बिल्कुल मतलब बहुत करीब है। यहाँ सामने वाला पहाड़ बर्फ वाला ही है, बर्फ है उसमें, और मुझे लग रहा है यहाँ पर रात को ठंड बहुत होगी भाई, यहाँ ज़्यादा ठंड होगी, पहुँच जाएगा, पिल्लू पालू हो जाएगा आगे। मुद विलेज के इस रास्ते पर चलते चलते सूरज के जाने का समय भी नजदीक आ गया था, पर थोड़ी रोशनी के रहते हुए हम पहुंच गए थे अपनी आज की मंजिल मुद विलेज। So here we are, we have finally reached Mud village after कितनी लंबी स्ट्रगल पंपी, कई घंटों की। This is the place, this is the last village पिन पार्वती पास से पहले। तो इसके बाद यहाँ से ट्रैक शुरू होता है जो आपको पिन पार्वती पास क्रॉस कराता है और आपको पार्वती वैली में उतारता है। ये ऐसा सीन है। फिर पार्वती वैली वही है जहाँ कसौल वगैरह ये सब जगह है। मुड विलेज एक ऐसा गाँव था जो मतलब मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पूरी पिन वैली का। और जहाँ हमारा होटल था वहाँ ग्लेशियर था, हम होटल और ग्लेशियर के एकदम पास थे, हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा था। और बाय द गॉड ग्रेस हमें इतना अच्छा होम स्टे मिला, मतलब हम उसकी खिड़की से जो बाहर देख सकते थे ना, वो शायद नहीं मिलता है बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार में, हर जगह पर वो व्यू नहीं आपको मिलेगा। So the toughest part of staying at any place or visiting any place is finding a homestay. So we have found a beautiful homestay at a beautiful location. I'm standing at the terrace of this homestay and right in front of me is the beautiful ice-capped mountains. I guess that is the Pin Pass, Pin Parvati Pass, somewhere over there. And on the left hand side you have these high peaks. On the right you have this glacier, the sliding glacier. This is a perfect place to enjoy your sunset or the evening time, the dusk and the dawn as well. So I guess this is the perfect homestay. I am already in love with Pin Valley.
ये दिख रहा है ना मस्त। ये तो एक नंबर है भाई, सस्ती जुगाड़, सिंपल से खाओ, बढ़िया चीज। वो है उसके पीछे है पिन पार्वती पास वाला ग्लेशियर। अच्छा उसके पीछे उसके है, पीछे है। ये नहीं है? नहीं। पूछा तो नहीं किसी से? हाँ। सबसे ज़्यादा खुश इस बात से कि हमें ये होमस्टे मिल गया है टाइम पे, वो है विकास। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या व्यू है, क्या लोकेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आदमी को। उसको बस गद्दा चाहिए था, बड़ी देर से कहता भाई बिस्तर दिला दो, बस आते ही घुस गया बिस्तर में। मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई उधर, जो मेरे को इतना लगा नहीं, मेरे को लगा हाँ ठीक है, पर उसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगी, उसको उल्टी आई। हमने सोचा ये थोड़ा सा ऐसा ही है, थक गया है, कोई बात नहीं, उसको दवाई दे देंगे, मतलब दवाई नहीं, वो थोड़ा जूस पिला के सुला देते हैं, ठीक हो जाएगा। विकास की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी है। ऐसे में अपनी नींद पूरी करने के लिए उसे आज की पार्टी को स्किप करके जल्दी सोना पड़ेगा। पर पंपी और मेरी नाइट पार्टी आज भी जारी है और हमें ज्वाइन किया है मुद विलेज के एक लोकल ने, जो हमें बता रहे हैं इस घाटी के कुछ राज। और यहाँ पे वैसे कितने पुराना है गाँव? गाँव एग्जिस्टेंस में तो 1900 में आया मतलब उस टाइम। अच्छा, मतलब 1900 में गाँव। अच्छा 1900 में बना था ये गाँव। उसमें पूरा जमाने में आदमी ना ड्रेड लॉक बना के रखते थे। रेड लॉक बनाते थे? ड्रेड लॉक करते थे ना, ऐसा रिवर्स पैच था अच्छा ना, तो इससे कम होते थे ना। अच्छा अच्छा। काला दिखता तो यहाँ के लोग क्या तिब्बती हैं यहाँ पे लोग, या कैसे हैं? है। तो उनका ओरिजिन तिब्बत के लोग यहाँ आए ना, अच्छा तो यहाँ वहाँ बस से कट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मुद विलेज के बारे में इस अहम जानकारी के साथ खत्म हुई हमारी आज की रात और शुरुआत हुई एक नई सुबह की, पिन वैली की सुबह की। पिन वैली की जो सुबह है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी सुबहों से, क्योंकि अभी तक जब हम उठते थे तो हमें दिखते थे मिट्टी वाले पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, पर आज फाइनली हमें इतने दिनों के बाद मिल रही है ग्रीनरी। मतलब चारों ओर हरे 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 मैदान है, प्लस सामने कुछ बर्फीले पहाड़ है। तो ये जो बर्फीले पहाड़ और जो ग्रासलैंड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब ये मैं कैसे बताऊँ आपको कि कितना खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम वहीं पर उसी लोकेशन पे, मतलब वो नज़ारा हमारी आंखों के सामने है और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब ब्रेकफास्ट जैसा मर्जी बनाओ, बट जब ऐसा नज़ारा आपकी आंखों के सामने हो ना, तो कोई भी ब्रेकफास्ट आपको बेस्ट ही लगेगा। अभी सब कुछ हमारी लाइफ में एकदम परफेक्ट चल रहा है, बस एक दिक्कत है, विकास की तबीयत जो है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे को लगा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए हो गया। मेरे को पहले दिन मेरी नींद नहीं आई थी, मेरे को एक दिन पहले जब टेंट में थे, उसके अगले दिन मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था ठंड लग गई और मेरे को पूरी रात कफ होता रहा, हार्ट बीट नहीं तेज चल रही थी और मेरे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे। वहाँ पे मैं सो नहीं पाया पूरी रात उस दिन भी। अब तबीयत ढीली होने की वजह से विकास करना चाहता है कुछ देर और आराम। ऐसे में मैंने और पंपी ने फैसला लिया कि क्यों ना हम इस समय को यूज करें और आसपास की कोई जगह दिखाएं। ऐसे में हम अपने होमस्टे को अलविदा कहकर गांव से बाहर निकले ही थे कि हमारी गाड़ी को मुद विलेज के बच्चों ने कर लिया है हाईजैक। गिर जाओगे? दे दो, हम चॉकलेट के खा देंगे। अरे हम आके देते हैं, अभी हम नहीं, जा रहे हैं बच्चा। जा रहे हो वापस? नहीं जा रहे हम। दोस्त है मेरा एक, वहाँ पर सो रहा है अंदर। नहीं, चॉकलेट जाओ। अरे हम वापस क्यों जाएंगे? आके दे रहा हूँ मैं आपको चॉकलेट, पक्का। उतरो उतरो उतरो, लग जाएगी बेटे, लग जाएगी। गाड़ी हाईजैक हो गई थी। बच्चे कह रहे हैं, आप हमें चॉकलेट दो वरना हम जाने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ भाई हम तो बुग्याल तक जाके वापस आ रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं आप जा रहे हो, हमसे झूठ बोल रहे हो। बहुत प्यारे बच्चे हैं, ट्रस्ट मी, दिखने में बहुत प्यारे बच्चे हैं और अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक कर दिया चारों तरफ से। कोई बच्चा दरवाज़ा खींच रहा है, कोई ये खींच रहा है, पीछे चढ़ गए, आगे चढ़ गए, आप हमें टॉफ़ी दो, आप हमें टॉफ़ी दो। और ट्रस्ट मी, हम टॉफ़ी उनको देते हैं, हमारे पास टॉफ़ी उस टाइम ख़त्म हो गई थी क्योंकि और भी लोग बच्चे मिले थे। कितने मासूम बच्चे थे वो, बट किसी तरह लकीली हमने उनको समझाया कि भाई हम आपको टॉफ़ी आकर देंगे और हम यहाँ से जा नहीं रहे हैं, तो बच्चों ने हमें जाने दिया। बट अब हमें देखनी एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ऐसे में हमें दिखा एक रास्ता, एक कच्चा सा रास्ता था जो नदी की तरफ ले जा रहा था। मतलब ऑफ रोड तो आप इसे क्या बोलोगे, मैं तो कहूँगा कि वो ऐसे ही किसी ने रास्ता बना रखा था कि हाँ 2-4 ट्रैक्टर वगैरह वहाँ से चले जाए। दिस इज एन एक्सट्रीम ऑफ रोड और अभी ना अपनी फटी हुई है। बस समझ नहीं आ रहा फैसला सही है कि गलत है, पर एक रास्ता दिखा है पतला सा और कुछ लोगों से हमने पूछा है तो बोल रहे हैं वहाँ पर एक मैदान है। इस रास्ते पर कुछ देर चलने के बाद हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पे जो एक डेड एंड था, जहां हमारे सामने थी एक नदी।
अब हमने फैसला लिया कि हम लोग अपना थोड़ा समय इस नदी के किनारे ही बिताएंगे। यहाँ पे एक अलग ही सुकून सा महसूस हो रहा है हमें। चारों ओर खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वो भी हरे भरे। स्पीति वैली में फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम हरे भरे पहाड़ हैं और चोटियों पे बर्फ़ है। सबसे अच्छी बात यह है, इतनी बर्फ़ एक ही जगह पे हमने पहली बार देखी है। आई डोंट नो, अभी तक जितनी जगह मैं गया हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस हेयर इन स्पीति। अभी तक जाम गए हैं, इसके बाद आगे हमारा सफ़र कंटिन्यू रहेगा, बट दिस जस्ट ब्यूटीफुल मैन। क्यों पंपी? आज शोर मेरा ना सुने है जहाँ, कल सुनेगा मेरे सन्नाटे भी। आज राह मेरी मैं चलूं तन्हा, कल चलेगी मेरे संग भीड़ भी। अब जैसे हम नदी से वापस लौटे हैं ना मुद विलेज की तरफ, मुद विलेज में जैसे ही हमने एंटर किया है तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है कि एक शॉप ढूंढी है जहाँ पर हमें टॉफ़ीज़ मिली। हमने बहुत सारी टॉफ़ीज़ खरीदी है और फिर उसके बाद बच्चों को ढूंढा है जो शायद अभी तक इधर उधर हो गए हैं। उन्हें टॉफ़ी दी हमने। तो जब हम उन्हें टॉफ़ी दे रहे थे ना तो उनकी शक्लों पे जो इनोसेंस था, जो एक्साइटमेंट था उनकी शक्लों पे, उसे देख के जो खुशी मिल रही थी ना, वो हर खुशी से अलग थी, क्योंकि इतने मासूम मासूम चेहरे, और जब वो खुश हो रहे थे ना तो बस सुकून मिल रहा था दिल को एकदम उन्हें देखकर। ये जो याद है ना, दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ विदाउट एनी डाउट। मर्जियाँ ही चले, रोक टोक ना हो, दिल करे जो करूँ ना रुकूं। अब इस वक्त मुद विलेज को अलविदा कहकर हम जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल काजा की ओर। काजा स्पीति का एक बड़ा शहर है और वहाँ हमें दो जरूरी काम है। एक तो हमें भरवाना है अपनी गाड़ी में डीजल, और दूसरा हमें विकास के लिए खरीदनी है कुछ दवाइयाँ। अब फाइनली हमें मतलब अपने घर से निकले हुए ना कम से कम एक हफ्ता हो गया है, 6-7 दिन तो हो गए हैं कंफर्म, और अब हम जाकर पहुँचे हैं काजा। तो हम काजा पहुँचे और हमने देखा कि काजा एक फुल मतलब बड़ा सा शहर आ जाता है आपकी आंखों के आगे, जहाँ पर एकदम डेवलपमेंट है थोड़ी बहुत। वहाँ पर पक्के मकान हैं और होटल्स हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो एक मेन शहर है जिसे कहते हैं कि स्पीति वैली का ये मेन सिटी है। अब काजा पहुँच के हमें सबसे पहले ढूंढना था एक पेट्रोल पंप। ऐसे में हम पहुंचे हैं काजा में मौजूद स्पीति वैली के इकलौते पेट्रोल पंप पे, जो है 12,500 फुट पे मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा रिटेल आउटलेट। बहुत महंगा भाई, यहाँ पे तेल 2 रुपये महंगा है। 92 है यहाँ, 92.38 डीजल, और पेट्रोल 102 सेंचुरी मार रखी है पेट्रोल में। तो मेरा 2-3 रुपए महंगा है, बट ठीक है, इतनी ऊपर इतना तो बनता ही है। दुनिया के हाईएस्ट पेट्रोल पंप से अपनी टंकी फुल करा के हम अब आए हैं काजा के मार्केट में, जहां विकास को खरीदनी है अपने लिए दवाइयाँ। हमें इसके लिए दवाई ढूंढनी थी। हम काजा निकलते के साथ ही इसके लिए दवाई ढूंढने गए और वहाँ पर दवाई मतलब हमने पहले सोचा केमिस्ट ढूंढते हैं, केमिस्ट से दवाई ले लेंगे, चल देंगे आगे। केमिस्ट बंद था। लकीली हमें मेडिकल शॉप बंद मिली और हमने पूछा कि अब कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल। So at the moment we are at the government hospital here in Kaza और विकास लेने गया अपनी दवाई। बढ़िया यार, छोटा सा अच्छा सा शहर बना हुआ है पूरे पहाड़ों के बीच में, मतलब ऐसी वैली के बीच में, और उसमें एक हॉस्पिटल भी है, अच्छा खासा हॉस्पिटल है। ये देख के अच्छा लगा। अब एक तरफ जहाँ विकास अपनी दवाई लेने डॉक्टर्स के पास गया है, तो वहीं दूसरी ओर मैं और पंपी कर रहे हैं यहाँ से आगे हिक्किम और कॉमिक जाने की प्लानिंग। पर तभी मेरे फोन पर आता है विकास का फोन, जिसमें बड़ी घबराई हुई आवाज में वो हमें ऊपर आने के लिए बोलता है। मतलब मैं एकदम से घबरा गया कि भाई ऐसा क्या हो गया। मैंने बोला भाई क्या बात हो गई।
उसने मेरे को बोला भाई कुछ नहीं, तू बस ऊपर आ जा। अब उसने ये भी नहीं बताया कि ऊपर आना कहाँ है। मुझे डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यार फ़ोन भी किसी और के नंबर से आया है, मतलब कुछ बता भी नहीं रहा है, घबराया भी लग रहा है। हम ऊपर गए, ऊपर देखा तो विकास यादव के नाक में ऑक्सीजन लगा रखी है। मतलब ये साइड देखकर 2 सेकंड के लिए तो यार हम सुन रह गए कि भाई ऐसा क्या हो गया। उसके बाद जो वो डॉक्टर्स ने हमें जो डांट लगाई है कि भाई तुम इसे लेकर कहाँ घूम रहे हो, इसका ऑक्सीजन 39 हो गया है। कैन यू बिलीव इट, 39। और इसको आज की ही रात आप यहाँ से वापस लेकर जाओ। ऐसे तो 50 हो गई थी ऑक्सीजन, 50 से 39 हो गई थी भाई। अब 85 हो गई। साले शशि मजाक मत करा कर साले ऐसी चीज़ों में। बोल दे उसने पानी भर गया इसकी छाती में, पानी भर गया। उसने उतरते के साथ ही सीटी स्कैन करा सबसे पहले। डरा दी इसने। रही है ऑब्वियस सी बात है यार, उसने कहा मर जाओगे, एक दिन के अंदर मर जाओगे। हाँ बोला भाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई हौसला ना छड़ी रे, तेरे को जिंदा ले जाएंगे हम, तू टेंशन ना ले बिल्कुल। आज ही रात रामपुर पहुँचेंगे, या तो रामपुर या फिर अब इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमारी लाइफ में ये है कि 5 बज चुके हैं और हमें विकास को आज की रात ही यहाँ से लेकर जाना है रिकांगपिओ, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर करीब है। रिकांगपिओ से काजा हम 2 दिन में 2.5 दिन में पहुँचे थे, 3 दिन में पहुँचे थे, लेकिन इस बार 1 रात में पहुँचना है। अब पूरी रफ्तार में हम काजा से रिकांगपिओ के लिए निकले तो हैं, पर इस वक्त हमारे दिमाग में पहला ख्याल चल रहा था कि हमें अंधेरा होने तक किसी भी हाल में पहुंचना है नाको, जो यहाँ से लगभग 111 किलोमीटर है। पर इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर चलते चलते रात कब हुई हमें पता ही नहीं चला। अब अंधेरे में गाड़ी चलाना हमारे लिए पहले ही काफी मुश्किल था, पर हमारी दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ गई जब हमारे सामने आई एक खतरनाक वाटर क्रॉसिंग। तो वी हैव स्टॉप्ड हियर बिकॉज कुछ पता नहीं लग रहा है कितना तेज फ्लो है, क्या है, आवाज़ बहुत तेज आ रही है। एज यू कैन हियर, नो आइडिया मैन, नो आइडिया व्हाट टू डू। उस पॉइंट पे जैसे हम आए ना भाई, हमारे सामने एक गाड़ी पहले ही रुकी हुई थी और वो पानी इतना तेज था ना, हमने पत्थर उड़ा के देखा, पत्थर फेंक के देखा, पत्थर ऐसे बह रहे थे। वो तो शुक्र है हमारे सामने एक गाड़ी थी, अगर हमारे सामने कोई गाड़ी नहीं होती तो हम तो इंतज़ार ही करते पीछे किसी का कि भाई कोई आए और हम जाए, पर हमारे बस की तो हो नहीं रही थी वो निकालनी। एनीवे आपको वो वाटर लॉगिंग पार करनी ही है, तो सबसे पहले उसने गाड़ी अपनी निकाली और उसके पीछे पीछे जो रूट उसने फॉलो किया हमने भी उसी रूट को फॉलो किया और लकीली हम वहाँ से सेफली बाहर आ गए। उस वाटर लॉगिंग को हमने क्रॉस कर दिया। हनी ने उसको ऑब्जर्व किया और पूरा सेम जैसे उसने गाड़ी निकाली वैसे इसने भी गाड़ी निकाल दी उसी वक्त। अपने रास्ते के इस मुश्किल पड़ाव को पार करके रात के लगभग 11:30 बजे हम पहुंचे हैं अपने पहले स्टॉपेज यानी कि नाको में। बिग रिलीफ मिली है भाई नाको पहुंच के। वो देखिए रेस देखिए जिसमें एक ड्राइवर होता है और एक उसके साथ एक बंदा मैप लेके बैठा होता है और वो रोड नहीं देखता है, वो सिर्फ मैप देख के बताता है कि आगे एक टर्न आ रहा है, उस टर्न से इतना लेवल पे इतनी स्पीड से घुमाओ। वैसा ही कुछ हुआ है। बिल्कुल वही सीन, 100% यही सीन हुआ। लेफ्ट राइट पहले ही दिखा रहा है, कट इधर जाएगा उधर जाएगा, पर फिर भी हम अभी तक पहुंचे नाको। अभी आना रिकांगपिओ मतलब अभी दिल्ली बहुत 2-2.5 घंटे और वो रास्ता और खतरनाक है। अब नाको के इस ढाबे पे गर्मा गर्म चाय पी के हम निकल पड़े हैं अपने असली चैलेंज पे। अब हमें रात भर इस अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चला के पहुंचना है रिकांगपिओ, जो फिलहाल यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। इस रात को मुझे एक चीज़ समझ आई कि अंधेरे में ड्राइविंग करना ना प्रैक्टिकली ज़्यादा आसान है उजाले से। पहले तो आपको खाई वाई दिखती नहीं है, आपको सिर्फ सड़क दिख रही है, यू जस्ट हैव योर टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू। उसके अलावा जो सामने से गाड़ी आती है ना, वो लाइट्स की वजह से आपको पहले ही पता लग जाता है कि कोई गाड़ी आ रही है। तो मुझे लगा कि रात को ड्राइव करना इज कंपैरेटिवली इजी है ऑन माउंटेन्स, प्लस ट्रैफिक नहीं होता। अपने सामने आए हर चैलेंज को पार करके हम पहुंच चुके हैं रिकांगपिओ। अब इस वक्त बज रहे हैं रात के 3:30 और हमें फाइनली मिल गया है यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो लकीली 24/7 खुला है। बचा लिया हमने, जान बचाई है एक पर मैंने 2 दिन दिया बचाई, आज गाड़ी ना चला के। वो तो स्टार्टिंग वाली चलो जो भी है वो बातचीत रही, उसके बाद ये नर्स से लड़ता कहता कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो उसने पहले तो 4 गाली दी उसको और फिर हमें 4 गाली थी। मैं तो भाइयों की ट्रिप खराब ना हो, मैंने तो उनको ही बोला ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऊपर चला जाओ, और उस बात पे 4 गाली और दी हमें। इस वक्त हम बेहद खुश थे क्योंकि अब विकास की तबीयत पहले से काफी ठीक है और उसका ऑक्सीजन लेवल भी 90 तक पहुंच चुका है। फिर भी यहाँ के डॉक्टर्स ने विकास को ऑक्सीजन चढ़ाकर लोअर एल्टीट्यूड पर जाने को कहा है। अब भले ही हम विकास को सेफली रिकांगपिओ तक पहुंचाने में सफल हुए हों,
पर आज हमारी इस ट्रिप से हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिली है। इस सब चीज़ों को ना हमेशा प्रायोरिटी पे रखना, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। जो हमने फेस करा ऊपर वो शायद आपके साथ भी कभी हो, बट हाँ, अगर आपका दोस्त बोले कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। Who knows what would have happened that day अगर केमिस्ट खुले होते। केमिस्ट बनता तो विकास गया हॉस्पिटल, जिस वजह से उसे पता लगा कि उसका ऑक्सीजन लेवल इज रनिंग वेरी लो। इसी के साथ हमारे स्पीति वैली के इस सफर का अंत हो चुका है। अब स्पीति के इस सर्किट को तो हम पूरा नहीं कर पाए, पर हमने इस ट्रिप पर कुछ ऐसी यादें बनाई हैं जिन्हें हम जब भी याद करेंगे तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर आएगी। Trust me, I've become one of the biggest Spiti fan. If you feel what I can. Here we are at the suicide point here in Kalpa. और funny part, अभी एक अंकल से पूछा हमने सुसाइड पॉइंट पे हैं। अंकल कह रहे क्यों करना है? नहीं, हम होते हुए देखना है। कितना गहरा है भाई, कितना गहरा है वो भाई, पागल वागल इसलिए कहते थे सुसाइड पॉइंट, क्योंकि यहाँ से अगर तुम कूदे ना बहुत देर आप स्काई डाइविंग टाइप करोगे, ग्लाइड करोगे नहीं। फाइनली विकास बच गया, दैट्स द बेस्ट पार्ट, द हैप्पीएस्ट पार्ट, एंड विद इट जाको रख के साइया मार सके ना कोई। हाँ भाई, मौत से शुरू होकर मौत को खत्म कर बच गया साला।